नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं रेटाइनल डिटैचमेंट के बारे में। मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, जब मैंने एनाटॉमी ऑफ आई का बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि अंदर की जो लेयर रहती है वो एक रेटाइना की लेयर रहती है। ये एक ऐसी लेयर रहती है जहाँ पे जो भी विजुअल इमेजेस आते हैं तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है न्यूरल सिग्नल्स में, न्यूरो इलेक्ट्रिक सिग्नल में, ताकि फिर बाद में वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन में जाता है और एक विजन जो है वो हमें देखने में हेल्प करता है। तो इसका सबसे बड़ा रोल रहता है हमारे देखने में कोई चीज, जो विजन हम लोग करते हैं। तो पहले के वीडियो में बहुत सी चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं। होता क्या है कि ये रेटाइना जो है ये अटैच रहती है, पीछे की जो टिश्यूज रहती हैं उसके साथ ये अटैच रहती है। ठीक है। अब रेटाइनल डिटैचमेंट मतलब क्या, कि जो ये टिश्यू की जो है, पीछे की जो टिश्यूज के जो अटैच रहती है वहां से वो डिटैच हो जाती है। ठीक है। उससे कई कारण होते हैं, या तो फिर ये वेट्रेस जो है वो उसे पुल करता है, श्रिंक करता है, जिसकी वजह से वो सिकुड़ के फट जाती है, या उसमें कोई स्कार आ जाता है, या फिर हम देखते हैं कि कोई ब्लड वेजल्स में कोई इंजुरी आ जाती है, या फिर यूवीआईटीज हो जाता है। तो ऐसे कई कारण जो है वो डिटेल हम लोग आगे समझेंगे। एक बेसिक चीज में मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। देखिए ये है, मान लीजिए रेटाइना, इस तरीके से अंदर की जो लेयर है वो रेटाइना है। ठीक है। यहाँ पे है अंदर विट्रस फ्लूइड, ये इस पोर्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पे है विट्रस फ्लूइड। किसी भी कारण की वजह से ये रेटाइना जो है ये टियर हो जाती है, थोड़ी सी फट जाती है। ठीक है। टियर हो गई, या फिर वहां पे स्कार हो गया, या फिर कोई हम देखते हैं कि जो ब्लड वेजल्स का कोई इंजुरी वगैरह हो गया, या फिर ब्लड वेसल लीकिंग हो गया, या फिर जो आंखों का इन्फ्लामेशन जिसे हम लोग कहते हैं कि यूवीआईटी जिसे कहते हैं, तो वो अगर कंडीशन हो जाती है तो ये रेटाइनल डिटैचमेंट हो जाती है। इसमें क्या हो गया, आप मान लीजिए ये लेयर जो है वो किसी कारण से टियर हो गई, टियर, वियर एंड टियर जैसे हम लोग कहते हैं, फट जाना। तो ये क्या होता है कि जो यहाँ से डिटैच हो जाती है, जो पीछे की जो लेयर है वहां से ये डिटैच हो जाती है इस तरीके से। ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है यहाँ पे विट्रस फ्लूइड, ये अंदर चला जाता है, इस लेयर में यहाँ पे अंदर चला जाता है और इस पोर्शन में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये पोर्शन जो डिटैच हो जाता है और आंखों पे एक काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है पीछे की साइड में, जिसकी वजह से इसे तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज विजन लॉस होने के चांसेस रहते हैं। ये सिंपल इसका एक कंसेप्ट है कि ये टियर हो जाता है और ये, या फिर उसके स्कार हो जाता है, तो उसके कारण ये डिटैच हो जाती है अपने जो पीछे की जो लेयर है। अब ये चीजें होती कैसी हैं, इसका जो सिम्टम्स है, कॉजेज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से होता है, या ऐसे कितने टाइप्स होते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्कार की वजह से हो रहा है, या फिर वियर एंड टियर की वजह से हो रहा है, या फिर हम जैसे कहा कि कोई इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा है, तो उसके क्या टाइप रहते हैं और वो क्यों हो, ये जो है वो टाइप्स जो है वो होते हैं, तो वो डिटेल में आज समझने वाले हैं। इज अ सीरियस आई कंडीशन, रेटाइना पुल्स अवे फ्रॉम द टिश्यू सपोर्टिंग इट। जैसे मैंने बताया कि ये सीरियस है, तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, नहीं तो फिर विजन लॉस होती है। ये जो टिश्यू के साथ अटैच होती है वहां से पुल हो जाती है, ऊपर की तरफ चले आती है। These changes includes eye floaters and flashes and darkening side vision are some signs। कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं, कुछ ऐसे साइन सिम्टम जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि हमें महसूस करवाते हैं कि इसकी वजह से जो है ये विजन जो है, मतलब ये रेटाइनल डिटैचमेंट जो हुआ है उसकी वजह से हुआ है। तो आई फ्लोटर्स और फ्लैशेस जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो आई फ्लैशेस या आई फ्लोटर्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं और वो किस तरीके से रेटाइनल डिटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साइड भी में यह है कि जो डार्कनिंग द साइड विजन, मतलब क्या होता है साइड विजन। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो मुझे सामने का दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ मुझे इधर का पोर्शन भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो डार्कनिंग, जो साइड विजन, मतलब साइड का वो जो विजन है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि मैं सिर्फ सामने का ही देख पाऊंगा, इधर का और इधर का जो पोर्शन है, जो पेरिफेरल विजन जिसे कहा जाता है, वो मैं देख नहीं पाऊंगा। अ डिटैच रेटाइना नीड्स ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, विजन लॉस होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसे इमरजेंसी में ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है। इट इज अ पेनलेस बट अ सीरियस आई कंडीशन। ज्यादा दर्द नहीं होता है, पर आंखों में ऐसा महसूस होता है कि अगर इसको अगर तुरंत डायग्नोस करके समझ के अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो आदमी अंधा भी हो सकता है। When retina pulls away from the tissue supporting it, it loses its blood supply। साइड से बात है, जैसे ही वो उसका पीछे की तरफ आ जाएगी, वो रेटाइना अगर है वो इस तरीके से हो जाएगी, तो उससे जो ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। द ब्लड वेजल्स इन दोस टिश्यू कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू रेटाइना। तो वहां पे वो न्यूट्रिशनल और ऑक्सीजन वगैरह जो है वो लेके जाती है
वो उसे मिलेगा नहीं, धीरे धीरे वहां का पार्ट जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। विजिट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट as you see more eye floaters than usual, flashes of light, a shadow in your vision as soon as possible। अगर आपको मान लीजिए आई फ्लोटर से, आई फ्लोटर डिटेल समझना है तो कल का टॉपिक आप देख लीजिए। वो आई फ्लोटर्स आपको पहले मान लीजिए एक दो ऐसे दिखते थे, डार्क स्पॉट या लाइनिंग, अचानक से वो उनका नंबर बढ़ गया, या फिर अचानक से वो थोड़ा सीरियसनेस आपको जो है उसकी जो सीवियरिटी है वो बढ़ जाती है। या फिर जो फ्लैशेस है, पहले आपको एक लाइट बल्ब थी तो आपको 2-3 फ्लैशेस देखने को मिलते थे, अब जो फ्लैशेस हैं वो काफी ज्यादा महसूस होना शुरू हो गया है ना। तीसरा जैसे क्या है, कोई शेडो है, कोई विजन का शेडो जो है वो देखने को मिलता है, कोई उसकी परछाई जो है देखने को मिलती है, एक अलग सा एक विजन जो है वो देखने को मिलता है। तो ये अगर बढ़ गया है, अगर आपकी आंखों में सडनली बढ़ गया है तो तुरंत आप ट्रीटमेंट के लिए चले जाइए। 3 टाइप्स ऑफ रेटाइनल डिटैचमेंट, 3 तरह के आरडीज रहते हैं रेटाइनल डिटैचमेंट, ठीक है। रैग्मेटोजेनस, रैग्मेटोजेनस में असल में होता क्या है, क्योंकि ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है, सो रैग्मेटोजेनस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आरडी रेटाइनल डिटैचमेंट, यूजुअली हैपन्स एज यू गेट ओल्डर। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाती है, जो विट्रस फ्लूइड रहता है, विट्रस बॉडी जिसे हम लोग कहते हैं, वो श्रिंक हो जाएगा, उसमें चेंजेस आएंगे, फिर वो फ्लोटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये टाइप जो है उसका रिस्पॉन्सिबल रहेगा। A small tear in your retina lets the gel-like fluid called the vitreous humor travel through the tear and collect behind your retina. The fluid pushes the retina away, detaching it from the back of your eye. As the vitreous shrink and thin with age, it pulls on the retina, tearing it. देखो होता क्या है, एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो कल के टॉपिक मैंने बताया था कि ये जो विट्रस फ्लूइड रहता है इसकी थिकनेस में चेंज आती है, ये थोड़ा सा देखते हैं टाइटनेस हो जाती है, इसमें थोड़ा सा थिन हो जाएगा या थिक हो जाएगा, इसकी विस्कोसिटी और शेप में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही वो चेंज होगा तो मान लीजिए ये विट्रस फ्लूइड है, ठीक है। अब ये फ्लूइड ही रिस्पॉन्सिबल रहता है रेटिनल के टीयर के लिए, यानी कि उसके जो थोड़ा सा उसमें जो घाव जैसे हम कहते हैं या फिर उसके फटने के लिए, तो विट्रस फ्लूइड है, ये सिकुड़ना श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। श्रिंक होगा तो साथ ही साथ उसके साथ रेटिना भी जुड़ी हुई है, तो उसमें थोड़ा सा पुल होएगा, मतलब खिंचाव हो जाएगा, उस खिंचाव की वजह से वो फट जाती है किसी एक जगह से। तो जैसे ही वो फट जाएगी यहां से, इस तरीके से वो रेटिना फट गई, तो ये जो विट्रस फ्लूइड है ये चले जाएगा उस पोर्शन पे जो पोर्शन एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ गया, जैसे मैंने आपको पेपर के थ्रू बताया था। तो उस पोर्शन में एक भराव हो जाता है, एक चीज जो है वहां पे फ्लूइड जो है वो भर जाता है कुछ इस तरीके से। ये है रेटिना का सिंपल, ठीक है। और फिर यहाँ पे है विट्रस फ्लूइड, और ये जो फट जाती है इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो फ्लूइड रहता है ये यहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है, ये इसके अंदर चला जाता है। इसका ये पूरे लाइन का ये मतलब है कि जैसे ही फ्लूइड की विस्कोसिटी चेंज होती है, श्रिंक हो जाता है, तो वही रेटिना के फटने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, और जैसे जहां से ये फट जाती है वहां से फ्लूइड फिल होके वहां पे पीछे की तरफ से जमा हो जाता है, जिसकी वजह से रेटिना डिटैच हो जाती है, अपने पीछे की साइड जो टिश्यू है उसके साथ जो जुड़ी हुई है उससे वो डिटैच हो जाती है। तो इस तरह के जो टाइप है रेटिनल डिटैचमेंट का, आरडी का, वो से कहा जाता है रैग्मेटोजेनस, ठीक है। दूसरा देखते हैं ट्रैक्शनल। इन दिस टाइप scar tissue on your retina can pulls it away from the back of your eye. Diabetes is the most common cause of this retinal detachment. Extended period of high blood sugar can damage the blood vessels in your eye and cause scar tissue. The scar and area of traction, that is a pulling, can get bigger, tugging your retina away from the back of your eye. एक बात सुनी है आपने कि जिसको डायबिटीज होता है उसको आंखों की तकलीफ होती है। कारण क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, है ना, ये रेटिना है, रेटिना को ब्लड वेसल्स जो है सप्लाई करती हैं, अपना ब्लड और न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करती हैं। एक्सटेंडेड लेवल ऑफ ब्लड शुगर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, का एक समय तक या फिर देखते हैं काफी समय तक अगर वो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ ही है, कम ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है कि जो ये नसें रहती हैं, जो ब्लड वेसल जो इसको सप्लाई करती हैं, उसमें कुछ डैमेज आ जाता है, उसमें कुछ इंजुरी बोल लीजिए, इन्फ्लामेशन बोल लीजिए, डैमेज हो जाता है इस ब्लड वेसल्स में। इस ब्लड वेसल्स के कारण क्या होता है कि जो रेटिना का जो पीछे का पोर्शन रहता है वहां पे एक इंजुरी जैसा हो जाता है, वहां पे हम देखते हैं कि एक इन्फेक्शन जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे स्कार जमा हो जाता है। स्कार जैसा अब स्कार क्या होता है, मान लीजिए किसी ने खरोच दिया,
कोई चोट लग गई, हम कोई खीला जैसे यहाँ पे हमारी स्किन में घुस गया, उसे बाहर निकालो तो एक शेप बन जाता है, किसी का नाखून का निशान, किसी का ब्लेड का जो निशान रहते हैं, तो वो जो स्कार जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे हम लोग जब लेबोरेटरी में टेस्टिंग कर रहे थे तो H2SO4 के छींटे मेरे हाथ पे गिरे थे, तो यहाँ पे मेरा एक स्कार बना हुआ, उसका जो निशान है वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये इस तरीके के स्कार जो रहते हैं वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं ये पीछे की साइड से, जिसकी वजह से ये फ्लूइड को अलाउ करते हैं वहाँ पे जमा हो जाने की वजह से। द स्कार एंड एरिया ऑफ ट्रैक्शन कैन गेट बिगर टगिंग योर रेटिना अवे बैक फ्रॉम योर आई। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो पुल करता जाएगा और उसे अपने जो पीछे का पोर्शन है उससे जो रेटिना अटैच है उसे धीरे धीरे डिटैच करना और बढ़ाना जो है, डिटैचमेंट बढ़ाना शुरू कर देगा। ज्यादातर ये डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलता है। एक्सुडेटिव, this type of RD, that is retinal detachment, happens when fluid build up behind the retina even though there is no retinal tear. As the fluid collect, it pushes your retina away from the supporting tissue. The main cause of the fluid buildup are leaking blood vessels or swelling behind the eye, which can happen from condition like uveitis, that is the inflammation. एक ऐसी कंडीशन जिसे हम लोग यूवीआइटिस कहते हैं, इसके बाद का टॉपिक वही रहने वाला जिसे आई इन्फ्लामेशन भी कहते हैं, मतलब आंखों के अंदर से सूजन हो गई है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेजल्स हैं उसमें थोड़ा सा लीकिंग हो जाता है, मतलब जो फ्लूइड रहता है ब्लड वेजल्स में वो लीक होना शुरू हो जाता है, जो कि रेटिना को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें लीकिंग आ जाता है और थोड़ा सा जैसे पाइप में लीक हो जाता है उस तरीके से लीकिंग हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड रहता है ब्लड वेजल्स के साथ, जो उनके जो ब्लड के साथ जो फ्लूइड रहता है वो लीक होना शुरू होता है और वहां पे जमा हो जाना शुरू होता है। इसमें ना तो रेटिना टीयर हुआ, ना ही वहां पे कोई स्कार वगैरह हुआ, लेकिन इस ब्लड वेजल्स की वजह से जो कि इन्फ्लामेशन की वजह से हुई है, वो एक जो है वहां पे फ्लूइड जमा करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। जो अगर ये विट्रस फ्लूइड तो जमा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा फ्लूइड जो है वो जमा हो गया, जिसकी वजह से जो रेटिना है वो पीछे का जो लेयर है उसके साथ वो डिटैच हो गई, इसे कहा जाता है रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, तो यूवीआइटिस में और डिटेल में इसका बात करेंगे। तो ये जो तीसरा प्रकार रहता है वो रहता है एक्सुडेटिव। अब देखा जाए तो ओवरऑल आरडी के केसेस, मतलब रेटिनल डिटैचमेंट के जो केसेस हैं वो कितने रह सकते हैं, तो 10,000 लोगों में से एक व्यक्ति को आरडी रह सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो रह सकता है। लेकिन अगर रेगमेटोजेनस के बारे में, जो टाइप 1 जो सबसे कॉमन टाइप है, उसका अगर देखा जाए तो वो 1 लाख में 20 लोगों को देखने को मिलता है। ये एक सर्वे, एक रैंडम सर्वे जो है वो किया गया, उसमें ये एक जनरल इंफॉर्मेशन पता की गई है। सिम्टम क्या हो सकते हैं? सम पीपल डोंट नोटिस एनी सिम्टम while other do. It depends on severity. If the large part of the retina detaches, you are more likely to experience the symptoms. बहुत से रेयर सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं इसमें। सिम्टम्स कभी कभी पता भी चलता है, कभी कभी पता नहीं चलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो कंडीशन होती है ये एज के हिसाब से होती है। मतलब आई फ्लोटर्स मैंने बताया था कि ये 50-60 की उम्र के ऊपर के जो लोग रहते हैं उनमें ये कंडीशन होती है। अब वो लोग में अगर ये कंडीशन अगर होगी तो वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका पहला थॉट ये रहता है कि यार मुझे उम्र हो गई है, शायद उसकी वजह से आंखों में कमजोरी हो गई है। तो वो सिम्टम्स होंगे भी तो वो नोटिस नहीं कर सकते हैं। और कुछ ही लोग हैं जो उसे नोटिस कर पाते हैं। कब नोटिस कर पाते हैं? जब ये सीवियरिटी बढ़ जाती है। मतलब क्या? लार्जर पोर्शन, जैसे कि यहां से मैंने आपको बताया इतना पोर्शन, अब मान लीजिए अगर इतना पोर्शन अगर हो गया है, यहां से लेके पूरी इतना पोर्शन जो है ये अफेक्ट हुआ है, मतलब जो सीवियरिटी कितनी है, कितना ज्यादा पोर्शन जो है वो अफेक्टेड हुआ है, रेटिनल डिटैचमेंट के जो रेटिना का जो पोर्शन है वो कितना ज्यादा डिटैच हुआ है, कितना ज्यादा अफेक्ट हुआ है, उसके हिसाब से उसकी सीवियरिटी पता होती है और उसके हिसाब से उसके सिम्टम्स रहते हैं। तो सिम्टम्स कौन से रहते हैं? सिम्टम्स ऑफ आरडी कैन हैपन सडनली एंड इंक्लूड्स, सडनली देखने को मिलता है कि कभी कभी कंडीशन काफी ज्यादा अचानक भी हो जाती है, क्योंकि आइडेंटिफाई अचानक होता है इसका, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो ये धीरे धीरे कंडीशन होगी, पर उसे हम सिम्टम्स पहचान नहीं पाते, पर एकदम से जब सीवियरिटी बढ़ जाती है तो पता चलता है। तब कौन से सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। एक तो सीइंग द फ्लैशेस ऑफ लाइट, दैट इज फोटोप्सिया। कल के वीडियो में मैंने बताया था फोटोप्सिया क्या होता है, तो वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। सीइंग लॉट ऑफ फ्लोटर्स, फ्लीक्स, थ्रेड्स, डार्क स्पॉट एंड द स्क्विगलिंग लाइंस दैट ड्रिफ्ट अक्रॉस योर विजन। इसके बारे में हम जो आई फ्लोटर्स हैं उसमें मैं बता चुका हूं। तो ये फोटोप्सिया, मायोप्सिया जो रहता है उसके बारे में हम लोग डिटेल बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, वो रेफर कर सकते हैं।
डार्कनिंग ऑफ द पेरिफेरल विजन, एक साइड विजन, जो मैंने आपको बताया कि जो साइड विजन रहती है वो डार्क हो जाती है, सिर्फ सामने का ही पोर्शन दिखता है। डार्कनिंग और शेडो कवरिंग पार्ट ऑफ योर विजन, ठीक है, कोई पार्ट डार्क हो गया मतलब दिख नहीं रहा है, या फिर ऐसा आपको लग रहा है कि ये परछाई है तो आपको इतना पोर्शन दिखाई नहीं देगा, तो कोई विजन जो रहेगी उस विजन जो उसको परछाई महसूस होगी, आपको असल में डार्कनेस हो जाती है। तो ये एक कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, क्या ऐसे कॉजेज हैं और क्या रिस्क फैक्टर हैं? एक तो एजिंग है, आई इंजरी हो सकती है, किसी को आंख में चोट लगी है उसकी वजह से हो सकती है, प्रीवियस आरडी और फैमिली हिस्ट्री ऑफ आरडी। रेटिनल डिटैचमेंट अगर पहले कभी हुआ है इस आंख में या इस आंख में अगर हुआ है या इसी आंख में हुआ है फिर से यहाँ पे अगर होने के चांसेस हैं, या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ आरडी, माता पिता भाई बहन या ब्लड रिलेशन में किसी को हुआ है तो जेनेटिकली कभी ट्रांसफर भी हो सकता है। प्रीवियस आई सर्जरी, किसी कारण की वजह से कोई सर्जरी हुई है, कैटरेक्ट करवाया है आपने या दूसरी कोई चीज करवाई है, तो वो अगर कोई सर्जरी करवाई है तो उसके कारण भी ये होने के चांसेस रहते हैं। ये कुछ कॉजेस हो सकते हैं। सर्टन आई कंडीशन रेज योर रिस्क फॉर रेटिनल डिटैचमेंट्स, कुछ ऐसी जो कंडीशंस रहती हैं, आंखों की जो कंडीशंस रहती हैं, जो अलग अलग बीमारियां, जैसे मैंने जो डिसीज कही है, डिसऑर्डर्स कही है, कंडीशंस कही है, जो हमने पहले के वीडियोस में समझा है, वो भी रिस्पॉन्सिबल रहती हैं आरडी के लिए, रेटिनल डिटैचमेंट के लिए। सॉरी। बीइंग नियर साइटेड के ऊपर वीडियो रेडी है, आप चैनल पे पहले के वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस विट्रस डिटैचमेंट, उसके बाद ये इसके बारे में कल के वीडियो में हमने बात किया था आई फ्लोटर्स में। डायबिटीज रिलेटेड रेटिनोपैथी, ये भी हमने वीडियो बनाया है। सर्टन इनहेरिटेड आई डिसऑर्डर्स, कोई डिसऑर्डर्स हैं जो पहले के आंखों के अगर हैं किसी को तो वो आए हैं आपको, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ रेटिनल टीयर और डिटैचमेंट इन द अदर आई, ठीक है, कभी रेटिनल टीयर हुआ है या फिर डिटैचमेंट किसी एक आंख में हुआ जो दूसरे में होने के चांसेस रहते हैं, तो ये रिस्क फैक्टर रहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फिर से रेटिनल डिटैचमेंट के लिए। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसके टाइप, सिम्टम, बेसिक चीजें वो समझ ली। अब इसका डायग्नोसिस जो है वो किस तरीके से होता है, कौन से टाइप्स रहते हैं, इसका डायग्नोसिस के किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट के जो टाइप्स रह सकते हैं। ट्रीटमेंट का डिटेल में बात नहीं करता हूँ, ट्रीटमेंट के टाइप्स के बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे। अब देख लेते हैं कि इसका डायग्नोसिस क्या होता है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है, अलग अलग ट्रीटमेंट जो दी जाती हैं, और साथ ही जो ट्रीटमेंट देने के बाद जो उसके जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं, या फिर ट्रीटमेंट होने के बाद आपको कौन सी चीज़ों के केयर करने के लिए बोला जाता है, या फिर आपको कैसा महसूस होता है ट्रीटमेंट के बाद। तो डिटेल में हम लोग बात नहीं करता हूँ मैं ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन थोड़े से कुछ बेसिक चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि किस तरीके की ट्रीटमेंट जो है वो जो टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं वो दी जाती हैं। डायग्नोसिस के बाद क्या होता है, नीडेड आई एग्जाम टू डायग्नोसिस द आरडी। रेटिनल डिटैचमेंट के लिए उसे डायग्नोस करना काफी जरूरी है, तो उसके लिए क्या होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी इज यूज्ड डायलेटेड आई एग्जाम टू चेक द रेटिना। सबसे पहली बात क्या करते हैं, वो ड्रॉप डाल देते हैं आपकी आंखों में ताकि प्यूपिल डायलेट हो जाए, आप आराम से ले डाउन हो जाए थोड़ा सा चेयर पे, प्रॉपर तरीके से वो देखते हैं। अगर उन्हें कुछ और दिखता है कि थोड़ी सी और तकलीफ बढ़ी हुई दिखती है, अगर उस डायलेटेड प्यूपिल्स के थ्रू जो डायग्नोसिस होता है, तो फिर वो और डायग्नोसिस की कुछ तरीके जो है वो अलग अलग जो डायग्नोसिस के जो ट्रीटमेंट्स है या फिर जो फॉर्म्स हैं उसके डायग्नोसिस के, वो आपको रिकमेंड करते हैं। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी सबसे पहले ये रिकमेंड किया जाता है, यानी कि ओसीटी। यू विल गेट डायलेटिंग आई ड्रॉप्स, देन यू सिट इन फ्रंट ऑफ ओसीटी मशीन कैन स्कैन योर आई बट डजंट टच इट। मशीन एक रहती है, ठुड्डी रख के यहाँ पे इस तरीके से देखना पड़ता है, ड्रॉप्स डाले जाते हैं, वो पूरी आंखों को स्कैन करती हैं पर वो टच नहीं करती है आंखों को। उसके बाद जो भी स्कैनिंग आता है उसके बाद जो ट्रीटमेंट देना है वो डिसाइड किया जाता है। फंडस इमेजिंग, इसमें क्या होता है, देखो जैसे मोबाइल लेते हैं हम लोग, ऐसा जूम करते हैं ना उसको, और उसे जूम करके क्लियरिटी देखते हैं, तो इसमें भी इस तरीके से होता है। विल टेक अ वाइड एंगल इमेज ऑफ योर रेटिना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यूजुअली डायलेट योर आई। इसमें भी डायलेशन किया जाता है, उसे थोड़ा सा जूम करके उसे डायलेट करके, एक मोबाइल जैसा एक इंस्ट्रूमेंट जो रहता है उनके पास, जिसे फंडस इमेजिंग कहा जाता है, वो डिटेल उसका एग्जामाइन करते हैं, खास करके रेटिना का, ठीक है। आई यानी कि ऑक्यूलर अल्ट्रासाउंड, देखो सोनोग्राफी जैसे होती है, प्रेग्नेंट लेडी जब रोती है तो उन्हें कैसे पेट पे एक सोनोग्राफी किया जाता है, अलग अलग एंगल से देखा जाता है, जो उसी तरीके से एक ऑक्यूलर अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। विदाउट ड्रॉप समटाइम यूज फॉर नमनेस, मैक्सिमम देखा जाए तो इसमें विदाउट ड्रॉप भी इसे किया जाता है, लेकिन किसी किसी को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है इसके द्वारा, तो उसे नंब करने के लिए, यानी कि सुन करने के लिए, वो सेंसेशन सुन करने के लिए थोड़ा सा ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है।
Sit on the chair, rest your head, close your eyes. Instrument will be placed in front of you. Put gel on your eyelid with your closed eyelid. Move your eyeballs as your doctor scan them with the same instrument. जैसे आप कोई लेडी अगर जाती है सोनोग्राफी में, किसी ने अगर देखा होगा कि वो बेड पे सुला देते हैं, फिर एक मशीन को साइड में लाते हैं और फिर जो पेट पे जैसे जेल लगा के उसे स्कैन करते हैं, तो उसी तरीके से क्या होता है, पेशेंट को एक चेयर दी जाती है, ले डाउन हो जाता है, यानी कि आंखों को इस तरीके से रिलैक्स पोजीशन में हेड को रिलैक्स कर दिया जाता है। उसके बाद एक मशीन जैसे सोनोग्राफी जैसी मशीन रहती है वो आपके सामने लाई जाती है और आंखों को क्लोज करने के लिए कहा जाता है। और कभी कभी अगर कोई डिस्कम्फर्ट होता है तो आंखों के अंदर ड्रॉप भी डाला जा सकता है। आंखों को क्लोज करने के बाद वहाँ पे एक जेल लगाया जाता है जैसे कि सोनोग्राफी में लगाया जाता है, और एक सिंपल छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो कि आंखों पे लगाया जाता है। और आपको कहा जाता है कि जो आईबॉल्स हैं, जो अंदर के जो काले आईबॉल्स हैं, उसे लेफ्ट राइट ऐसे मूव करते रहिए, जैसे डॉक्टर इंस्ट्रक्ट करेंगे आपको वैसा आपको करना है, तो ताकि वो पूरा अंदर का अच्छे से स्कैनिंग जो है वो इस तरीके से रखते हैं, आंखें क्लोज करके फिर वो स्कैन करते हैं पूरा, है ना। वो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट रहता है ताकि वो आई में पूरा वो इस तरीके से वो घूम सके, ठीक है। तो वो पूरा स्कैनिंग जो होती है इस तरीके से होकर फिर जो इमेज आती है उस पर फिर जो ट्रीटमेंट रहेगा उस पर डिसाइड किया जाता है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन जिसे हम लोग कहते हैं, दिस इमेजिंग टेस्ट कंबाइन एक्सरे विद द कंप्यूटर एंड आई यूजुअली यूज इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा पॉसिबली पेनिट्रेटिंग आई इंजरी। कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, अंदर से कोई चोट लगी है, तो तब उस टाइम पे ये देखा जाता है कि सीटी स्कैन किया जाता है कि आंखों में अंदर से क्या इंजरी है, क्योंकि इसमें एक्सरे विद कंप्यूटर इमेजिंग जो होती है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी जो रहती है, मतलब एक्सरे उसका जो इमेज आएगा वो कंप्यूटराइज में आएगा, तो इसलिए से सीटी स्कैन जो है वो कहा जाता है। ट्रीटमेंट 4 तरीके के रहती हैं, डिपेंडिंग क्या हो सिचुएशन कैसी उस हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। एक है लेजर थर्मल या फिर लेजर थेरेपी और क्रायोपैक्सी यानी कि फ्रीजिंग थेरेपी से कहा जाता है। दूसरा है न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी, तीसरा है स्क्लेरल बकल, चौथा है वेट्रेक्टोमी, ठीक है। ये जो थेरेपी है जो पहली वाली है वो तीनों से कनेक्टेड रहेगी, मतलब दूसरी जो है न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी, स्क्लेरल बकल और वेट्रेक्टोमी इसके साथ कनेक्टेड रहेंगी, लेकिन इसको कभी कभी इंडिविजुअली भी इस्तेमाल किया जाता है अगर डॉक्टर ने स्टार्टिंग फेज में उसे डायग्नोज कर लिया है तो, ठीक है। होता क्या है, समटाइम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विल डायग्नोज द रेटिना टियर बिफोर द retina starts pulling away. Ophthalmologist uses a medical laser or a freezing tool to seal the tear. These devices create a scar that holds the retina in the place. ठीक है। कभी कभी क्या था, आप रूटीन एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं तो डॉक्टर ने देख लिया कि भाई ये अभी धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है, तो वो आपको तुरंत रिकमेंड करता है, तुरंत आपको क्या रहता है, एक तरह का मेडिकल लेजर रहता है और या फिर एक फ्रीजिंग टूल जिसे कहा जाता है। तो उससे क्या होता है, वहां पे वो सर्जरी करके जो रेटिना फट जाता है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो ये इस तरीके से जो रेटिना है तो ये जो फट जाता है ना, तो इसके इनिशियल स्टेज में ही जो है इसे नोटिस कर लिया जाता है और तुरंत फिर जो उसका सील कर दिया जाता है लेजर के साथ या तो फिर फ्रीजिंग टूल्स के साथ, ताकि दोबारा ये ना हो सके और इसकी जो सीवियरिटी है जो उसे रिड्यूस किया जा सकते। लेकिन जैसे ये वहां पे जो स्टिचेस करता है तो वो स्टिचेस का जो एक निशान जो है वो एक लेयर जो है वो जिसे हम लोग स्कार बोल सकते हैं वो वहां पे बन जाता है। न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी क्या होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विल रिकमेंड द राइट पर्सन, ये इसके लिए एक राइट पर्सन जो कि रेगुलर बेसिस पे इस तरीके का काम करते हैं उसे ही रिकमेंड कर दिया जाता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से कर सके। होता क्या है, इंजेक्ट अ स्मॉल गैस बबल इनटू द आई, बबल प्रेस अगेंस्ट द रेटिना क्लोज टीयर, you may need laser or cryopexy to seal the tear, your body reabsorb fluid collected, your retina can stick to the eye walls, eventually your body absorbs the gas bubble। होता क्या है, देखो ये टीयर हुई यहाँ से, है ना, ये नॉर्मल है, यहाँ से आई और फिर ये यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड जमा हो गया और ये विट्रस जो फ्लूइड है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सपीरियंस पर्सन क्या करता है, गैस बबल प्रेस डालता है, तो बबल जाएगा तो वो क्या करता है, इसको सीधा कर देता है, ये जो यहाँ पे दब गया है इसको फिर सीधा करने का काम करता है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है ये धीरे धीरे बॉडी एब्सॉर्ब कर लेती है, तो ये वापस जो रेटिना है वो वॉल के साथ स्टिक हो जाती है, और ये जो गैस है या और यहाँ पे जो गैसेस वगैरह हैं, जो गैस बबल है वो भी इवेंचुअली बॉडी जो है वो अपने आप रीअब्सॉर्ब करके बॉडी से एब्सॉर्ब करके उसे निकाल देती है, तो ये नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। लेकिन ये जो टीयर हो गया, जो फट गया है, उसको स्टिच करने के लिए यही थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, पहली बार लेजर या फिर क्रायोपैक्सी थेरेपी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तीसरा है स्क्लेरल बकल, सर्जिकली प्लेस अ सिलिकॉन बैंड और स्पॉन्ज अराउंड आई
Bond hold the retina in place and stays there permanently. You can't see the band. Seal the tear with laser or cryopexy. May inject a gas bubble or drain the fluid under the retina to help the reattachment. ठीक है, क्या होता है, एक तरह का सर्जरी अगर सिलिकॉन, जैसे कि यहाँ पे बबल इस्तेमाल किया, यहाँ पे बबल ना इस्तेमाल करते हुए एक सिलिकॉन बैंड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये जो रेटाइना है वो वापस वो दब के वहां पे हो जाए। लेकिन वो बैंड आपको आंखों के सामने दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रेटाइना से हमें विजन देखने को मिलती है ना कि आंखों के सामने क्या है, लेकिन वो बैंड इस तरीके से रहता है कि आपकी विजन को वो डिस्टर्ब नहीं करता है। तो वो उसे वहां पे स्टिक किया जाता है, बाद में फिर सर्जिकली उसे स्टिचिंग भी दी जाती है लेजर थेरेपी और क्रायोपेक्सी द्वारा, और एक थेरेपी के द्वारा इसे फ्लूइड को रिमूव भी किया जाता है अगर वो एब्सॉर्ब नहीं होता है तो। ठीक है, यहाँ पे मैं इंजेक्ट ये है ना, सील द टीयर विद द लेजर क्रायोपेक्सी फ्लूइड अंडर द रेटिना टू हेल्प रिटेन। ठीक है, तो गैस बबल का कभी कभी इस्तेमाल इसमें किया जाता है, अगर वहां से फ्लूइड अगर नहीं निकलता है तो गैस बबल को पुश करके वहां पे किया जाता है, ताकि वो जो वहां पे फ्लूइड जमा हो गया है रेटिना के पीछे जो कि वॉल साइड से, ताकि वो निकला जा सके या तो फिर रीएब्सॉर्ब बॉडी के द्वारा कराया जा सके। वेट्रेक्टोमी के बारे में मैं जो चौथी ट्रीटमेंट है इसके बारे में मैंने आई फ्लोटर्स में बताया था। ठीक है, तो वेट्रेक्टोमी में क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव द वेट्रस, यूजेस द लेजर क्रायोपेक्सी टू सील द टीयर होल, प्लेसेस अ बबल और एयर गैस ऑयल इन द आई टू पुश द रेटिना बैक टू द प्लेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेट्रेक्टोमी में क्या होता है, एक विट्रस जो फ्लूइड रहता है उसे पूरा निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब जो फट गया है वहां पर उसे सील के ठीक कर दिया जाएगा, और बबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, बबल्स ऑयल गैस या फिर एयर बबल जो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो फिक्स रहे वहां पे, और फिर एक फ्रेश विट्रस फ्लूइड जो है वो जो सूट करता है उसमें वो डाला जाता है। इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में शेयर किया जाता है। लेकिन अगर ऑयल बबल अगर यूज करते हैं कुछ रीजन की वजह से, तो उससे ऑयल बबल रीअब्सॉर्ब नहीं होता, उसे रिमूव करवाने के लिए कुछ महीने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आना पड़ेगा, वो ऑयल बबल रिमूव कर देते हैं। अगर गैस और एयर बबल अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो धीरे धीरे रीएब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी में। लेकिन गैस और एयर बबल अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ केयर करने के लिए बोलते हैं, मतलब कि आप एल्टीट्यूड पे नहीं जा सकते, कोई बड़ी हाइट है, लिफ्ट वगैरह है, फ्लाइट आप लेने का काम है, तो वो काम आपको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ता है कुछ समय के लिए। साइड इफेक्ट ऑफ आरडीटी, रेटिना डिटैचमेंट की ट्रीटमेंट करने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एक तो ब्लीडिंग हो सकती है, सर्जरी थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती रहती है, तब तक वो पूरी हील नहीं हो जाती, इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी, उसके लिए एंटीबायोटिक्स आपको दिए जाते हैं। हायर प्रेशर इन द आई, जैसे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एक बढ़ जाता है, साइड से बात है, कुछ एयर बबल्स डाले गए हैं और अगर गैस बबल डाले गए हैं तो उसका एक प्रेशर भी रहता है। प्रोलिफरेटिव रेटिनो चांसेस में नीड अनदर सर्जरी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपको फिर से सर्जरी भी करवानी पड़े, अगर सही तरीके से अगर वो फिक्स नहीं हुई है प्रॉब्लम तो। प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी हो जाता है, या तो फिर एपीरेटाइनल मेम्ब्रेन जो रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स आफ्टर सर्जरी दैट कैन श्रिंक एंड पुल द टिश्यू आउट ऑफ द प्लेस। तो टिश्यू बन गया है और वो जो मेम्ब्रेन उसके ऊपर सर्जरी के ऊपर आ जाती है, कभी कभी वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो टिश्यू के साथ है, जो बन गया है, जो चिपक गया है, उसे भी निकालने की कोशिश करता है, तो कभी कभी इसकी वजह से रीसर्जरी करवानी पड़ती है। रैपिड कैटरेक्ट फॉर्मेशन में नीड कैटरेक्ट सर्जरी, इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको कैटरेक्ट भी हो जाता है, अगर कैटरेक्ट हो गया तो कैटरेक्ट की सर्जरी करवाना पड़ेगा। सर्जरी के बाद आपको क्या क्या चीजें महसूस होती हैं जो आपको इसमें सर्जरी के बाद फील होती हैं। पहले डिस्कम्फर्ट रहेगा, नॉर्मल आपको लगेगा नहीं, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि एक्सिस वगैरह जो होते हैं फोकस करने में समय लगता है। आई पैचेस, कभी कभी आपको आई पैचेस दिए जाते हैं, मैंने बताया था कि यहाँ पे से पट्टी रहती है, जो ये पहले के जमाने में नहीं कि वो पट्टी बांध के यहाँ पे हरा पट्टा बांध दिया जाता था, तो वो आई पैचेस, आजकल फैशनेबल आई पैचेस आ गए हैं, कुछ समय के लिए आई पैचेस आपको दिए जाते हैं ताकि थोड़ा सा आपको रिलैक्स लगे, ताकि रिकवरी या हीलिंग जो है वो अच्छे से हो सके। हेड पोजीशन आपको नॉर्मल कही जाती है सर्जरी के बाद, ताकि आप बार बार सर को इधर उधर ना घुमाएं। एक लाइनिंग पोजीशन आपको दी जाती है, सोने की पोजीशन दी जाती है, बैठने की पोजीशन बताई जाती है। कुछ समय शुरुआत में आपको ठीक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ये काफ़ी चिड़चिड़ापन महसूस करवाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो एक तो एज के बाद भी होती है, तो एज फैक्टर भी है इसमें, तो एज में चिड़चिड़ापन भी इसकी वजह से होता है। तो कुछ समय की तकलीफ रहती है, कुछ समय के लिए आपको ये हेड पोजीशनिंग करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी विजन जो है वो कुछ समय के बाद अच्छी हो जाती है। कुछ आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं आपको ताकि सर्जरी जो है जल्दी हील हो जाए, तो इन्फेक्शन जल्दी हील हो जाए आपका। इम्प्रूव द आई साइट, कुछ समय के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जो विजन है वो काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो गई है, जो
डिस्कम्फर्ट हो गया था, पर टीयरिंग हो गया था, या आई फ्लोटर्स हो गए थे, फ्लैशेस, ऐसी तकलीफ आपको धीरे धीरे महसूस होना बंद हो जाएगी। ये 4 से 6 हफ्ते ले सकता है, या फिर कुछ महीने भी ले सकता है, 3-4 महीने भी ले सकता है इसे पूरा तरीके से अच्छा एक इम्प्रूव बनने के लिए। मैक्सिमम इस सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल ही रहती हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं और सर्जरी के बाद जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो ध्यान में रखना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आई होप कि मैंने आपको सिंपल तरीके से रेटाइनल डिटैचमेंट के बारे में पूरी जानकारी देने में मैं सक्षम रहा हूँ। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।